हेलो स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अक्सर ये चर्चा में रहता है इसमें एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी कहते किसे हैं, इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। ध्यान देना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं इसे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं इसे एनबीएफसी। वस्तुतः एनबीएफसी होती क्या है? नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहती किसे? ध्यान देना, ऐसी कंपनी जो किसी विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती है, उधार देती है। ध्यान देना, और कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, काम करती है बैंक की तरह, रजिस्टर्ड है कंपनी की तरह। सिंपल चीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शब्द है। हमेशा ध्यान दो, ये कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन काम करती है बैंक की तरह। तो इनके अंदर कंपनी बैंक दोनों के फीचर्स होते हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एनबीएफसी। जैसे बात कर रहे थे कि ऐसी कंपनी जो विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती हैं तथा उधार देती हैं, और कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। पूरी बात ध्यान देना, ऐसी कंपनी जो विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती हैं तथा उधार देती हैं। विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती हैं, उधार देती हैं। ध्यान देना, और 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, इस कंपनियों को कहा जाता है एनबीएफसी। ध्यान सुने इस बात को, ये जो एनबीएफसी है एक ऐसी कंपनी है जो विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती है, उधार भी देती है, तथा 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है। ऐसी कंपनी को कहा जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। अब एक चीज सोचो जरा, जब एनबीएफसी की बात की जाती है तो बेशक ये जमा तो स्वीकार करेंगी और उधार भी देती हैं, लेकिन ये जो एनबीएफसी कंपनी होती है, जो एनबीएफसी कंपनी होती है, ये ध्यान देना, ये कृषि उधार देती है, लेकिन कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और अचल संपत्ति के निर्माण में उधार नहीं दे सकती। इसका मतलब है एनबीएफसी कृषि, औद्योगिक क्षेत्र एवं एक बात याद रखना, एनबीएफसी जमा भी स्वीकार करती है, उधार भी देती है,
लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र और अचल संपत्ति क्या होता है? नॉन डायनेमिक कोई एसिड्स हो, जैसे मकान, जमीन की बात करें, ये मकान और जो जमीन है अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति के निर्माण में उधार नहीं दे सकती। इसका अर्थ यह है कि यदि किसान कृषि कार्य के लिए एनबीएफसी के पास जाए उधार लेने तो उसे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए या मकान के निर्माण के लिए एनबीएफसी के पास जाता उधार लेने तो उसे नहीं मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में भी आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं और एनबीएफसी के पास जाएंगे उधार लेने तो आपको उधार नहीं मिलेगा। अब एक प्रश्न, इसका मतलब है इन क्षेत्रों में एनबीएफसी उधार नहीं देती। समांतर जो एनबीएफसी की बात करते हैं हम लोग, नॉन बैंकिंग हम फाइनेंस कंपनी की बात करें, ये जो एनबीएफसी है, एक तो इनका कार्य करने का तरीका बहुत सरल है और ये बैंक की पूरक की भूमिका निभाते हैं। हमेशा ये जो एनबीएफसी है बैंक के पूरक की भूमिका निभाती हैं। आखिर क्यों हमेशा ये कस्टमर को उधार देती हैं? ये इनका जो कार्य करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, सरल है कार्य करने का तरीका। अब जब एनबीएफसी की जब बात की जाती है तो ये जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी ध्यान देना, ये दो प्रकार की एनबीएफसी होती है। जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, इसे कहा जाता है एनबीएफसी डी। डी का मतलब डिपॉजिट। और दूसरा जो होता है एनबीएफसी एनडी। एनडी का मतलब होता है नॉन डिपॉजिट। एक तो जमा लेने वाली और दूसरा जमा न लेने वाली एनबीएफसी। जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, डिपॉजिट, और दूसरी बात नॉन डिपॉजिट। एनबीएफसी पर नियंत्रण आरबीआई का होता है। एनबीएफसी रेगुलेट करती है, एनबीएफसी को रेगुलेट करती है आरबीआई, अर्थात एनबीएफसी पर नियंत्रण होता है आरबीआई का। ध्यान दो इस बात को, एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है पर रेगुलेट होती है आरबीआई के द्वारा। ये रेगुलेट होती है, आरबीआई इन्हें कंट्रोल करती है आरबीआई। पर एनबीएफसी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एनबीएफसी डिपॉजिट जो जमा स्वीकार करती हैं, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं। ये जो एनबीएफसी डी है, इसके लिए देखा जाता है आरबीआई में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। किंतु शर्त क्या है? यह कंपनी के रूप में हो, कंपनी होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी चीज, नेट पूरी बात ध्यान देना, एनबीएफसी की बात हुई थी, इसके दो रूप हैं, एनबीएफसी डी डिपॉजिट, एनबीएफसी एनडी नॉन डिपॉजिट।
जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी। ये जो एनबीएफसी डिपॉजिट है, इसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई में होता है। आरबीआई में इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, पर आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की शर्त, दो शर्त है। पहली शर्त है कंपनी होना अनिवार्य है, कंपनी होना अनिवार्य है। और दूसरी शर्त, कम से कम 2 करोड़ नेट ओन फंड होना चाहिए। इसका मतलब है यदि कोई भी कंपनी एनबीएफसी के रूप में काम करना चाहती है, वो भी डिपॉजिट के रूप में, तो पहले तो उसे कंपनी होना चाहिए, और दूसरी बात, कम से कम 2 करोड़ रुपया नेट ओन फंड होना चाहिए। अब ध्यान देने इस बात को। फिर एक प्रश्न, जब एनबीएफसी की बात की जाती है, एनबीएफसी की जब बात की जाती है, तो समांतर देखा जाए एनबीएफसी पर नियंत्रण आरबीआई का होता है, किंतु कुछ ऐसे एनबीएफसी हैं जो आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है, किसी और संस्थाओं का नियंत्रण है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या चीज है। अनेक एनबीएफसी ऐसे हैं जिस पर आरबीआई के नियंत्रण नहीं है, अर्थात दोहरे नियंत्रण से बचाव किया गया है, दोहरे नियामक से बचाने की कोशिश की गई है। जैसे वेंचर कैपिटल की बात की जाए और मर्चेंट बैंक की बात की जाए, ध्यान देना, इनका जो रजिस्ट्रेशन है और नियमन, दोनों सेबी के द्वारा। वेंचर कैपिटल और मर्चेंट बैंक, ये दोनों एनबीएफसी हैं, इनका रजिस्ट्रेशन और नियमन सेबी के द्वारा होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है और नियमन है, इरडा द्वारा होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा होता है। हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है और विनियमन है, ये होता है नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा होता है। अंत में देखा जाए चिट फंड कंपनी, इनका रजिस्ट्रेशन और विनियमन दोनों चिट फंड एक्ट 1982 के तहत होता है। हम लोग ये बातें कर रहे थे कि एनबीएफसी पर नियंत्रण आरबीआई का होता है, किंतु अनेक एनबीएफसी ऐसे हैं जिस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं है, ताकि दोहरे नियंत्रण से बचा जा सके, जिसमें पहला है वेंचर कैपिटल और मर्चेंट बैंक की बात करें हम लोग। ये जो वेंचर कैपिटल है और जो मर्चेंट बैंक है, इनका रजिस्ट्रेशन और नियमन दोनों सेबी द्वारा होता है।
जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दोनों इरीडा द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें, बीमा नियामक एवं विकास एजेंसी की बात करें हम लोग, हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है ये भी एक एनबीएफसी है, इसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दोनों नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा होता है। और चिट फंड कंपनी, अक्सर शारदा चिट फंड का नाम सुना होगा आपने, जो चिट फंड कंपनी होती है, हम इन कंपनियों की बात करें, ये विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करती है। ये उसके कुछ मेंबर होते हैं और एक साइकिल के रूप में सबको एक पैसा मिलता चला जाता है। चिट फंड की बात करें हम लोग। अब एक प्रश्न, समानता देखा जाए, जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी डी मतलब डिपॉजिट जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी, इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश, कुछ नियम निर्धारित किए गए। क्योंकि आम जनता का पैसा जमा कर रही है, आम जनता का पैसा डूबने ना पाए, इसके लिए नियम। पहला यह कहा गया था, ये जमा स्वीकार करेंगे मिनिमम 12 मंथ, मैक्सिमम 60 मंथ। ये जमा स्वीकार करेंगे तो न्यूनतम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम 60 महीने के लिए। दूसरी चीज, ये ब्याज देगी आरबीआई द्वारा निर्धारित, कहा जाता है जो आरबीआई डिसाइड करेगी उससे ज्यादा ब्याज नहीं दे सकती। तीसरी चीज, कोई इंसेंटिव नहीं दे सकती, हमेशा ध्यान दो इस बात को। चौथी चीज कहा गया, जमा का बीमा आवश्यक। पांचवी चीज, आरबीआई कहा जाता है कि एनबीएफसी द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देगी। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। एक बात याद रखना, एनबीएफसी डी की बात करें, मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 60 महीने जमा स्वीकार करना है। आरबीआई ये ब्याज तो देगी, पर आरबीआई जो रेट डिसाइड करेगी वो रेट देगी, उससे अधिक रेट नहीं दे सकती एनबीएफसी। ऐसा लाया क्यों गया? समानता होता क्या है, अनेक एनबीएफसी ने क्या किया, ऊंचे ब्याज दर का प्रलोभन दिया और लोगों से जमायत स्वीकार कर ली। जैसे मैंने कहा, मान लिया मैंने कोई एनबीएफसी खोल ली है, अब मैंने ये कहा कि आपको मैं 25% ब्याज दूंगा, तो लोग क्या करेंगे, एसबीआई से पीएनबी से पैसा निकालेंगे, मेरे पास जमा कर देंगे। अब देखो, तो हो सकता मैं पैसा लेके भाग जाऊं। तो समांतर जो एनबीएफसी होती है, ये ज्यादातर चिट फंड कंपनी करती है, होती है आकर्षक ब्याज दर
ब्याज दर को आकर्षक बना करके कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेती थी। ध्यान दो, इसे रोकने के लिए आरबीआई ने यह कहा निर्धारित दर से अधिक ब्याज नहीं दे सकती एनबीएफसी। तीसरी चीज, जो एनबीएफसी पैसा डिपॉजिट करेगी उस पर कोई इंसेंटिव, कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। समानता होता क्या है, चिट फंड कंपनी या कोई एनबीएफसी जमा पर इंसेंटिव गिफ्ट का प्रलोभन दे करके कस्टमर को ठगने की कोशिश करती है। यह रोकने के लिए आरबीआई ने यह कहा दिया। अगली चीज, आरबीआई ने यह कहा आप जो भी जमा स्वीकार करेंगे उसका इंश्योरेंस जरूरी है। इसका मतलब है कि एनबीएफसी डूब गई तो आम जनता का पैसा वापस होना चाहिए। अगली चीज, एनबीएफसी द्वारा जमा की गई राशि के वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देती है। ध्यान दें, एनबीएफसी द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देती है। जबकि अन्य बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं, यदि वो बैंक डूबा तो आरबीआई वापसी की गारंटी देती है, पर एनबीएफसी जो राशि जमा करती है इसकी वापसी की गारंटी आरबीआई कभी नहीं देती है। अब एक प्रश्न, हम जब एनबीएफसी की बात करते हैं तो एनबीएफसी और बैंक में बेसिक डिफरेंट क्या है? जब अंतर की बात करेंगे तो एक बात याद रखना। पहली चीज, मान लिया जाए ये बैंक है, ये एनबीएफसी है। बेसिक डिफरेंट क्या दोनों में? दोनों में बेसिक डिफरेंट, ये जो बैंक है, बैंकिंग अधिनियम 1949 से संचालित है, और जो एनबीएफसी है कंपनी अधिनियम 1956 से संचालित होती है। ध्यान देना, ये जो बैंक है, ये बैंकिंग अधिनियम 1949 से संचालित होती है, ये कंपनी अधिनियम से संचालित होती है, क्योंकि कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होती हैं ये। दूसरी चीज, ये हर तरह के चेक जारी कर सकती हैं। ये जो बैंक है, ये बैंक हर तरह का चेक जारी कर सकता है हमेशा, लेकिन जो एनबीएफसी है यह डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती। और ना तो ध्यान देने इस बात को ये जो बैंक है हर तरह का चेक जारी कर सकती है बैंक, लेकिन एनबीएफसी डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती, जबकि ये बैंक डीडी डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकती। तीसरी चीज देखा जाए यह जो है कृषि, उद्योग, अचल संपत्ति निर्माण में पैसा लगा सकती है। यह कृषि, उद्योग, अचल संपत्ति के निर्माण में पैसा लगा सकती हैं, लेकिन यह जो है कृषि, उद्योग, के निर्माण में
पैसा नहीं लगा सकती। ध्यान देना, ये जो बैंक है कृषि, उद्योग, अचल संपत्ति, नॉन डायनेमिक एसेट्स के निर्माण में पैसा लगा सकती हैं, जबकि एनबीएफसी कृषि, उद्योग, अचल संपत्ति का मतलब नॉन डायनेमिक एसेट्स के निर्माण में पैसा नहीं लगा सकती। ये विशेष के एनबीएफसी शेयर, डिबेंचर में पैसा लगा सकती है, पर कृषि, उद्योग और अचल संपत्ति के निर्माण में ये पैसा नहीं लगा सकती। अगली चीज ध्यान दो इस बात को कि जो बैंकों की बात किया जाए, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। लेकिन एनबीएफसी को इन्हें कोई अधिकार नहीं है। पूरी बात ध्यान देना, ये जो बैंक है सरफेसी अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकार इन्हें मिला हुआ है, अर्थात ये अपने ऋणों की वसूली कर सकती है बैंक सरफेसी अधिनियम का। लेकिन एनबीएफसी को सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसका मतलब है इन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं मिला है। अगली चीज बात करें हम लोग कि जो बैंक है पांचवी चीज, ये जो बैंक है देखा, प्रोविजनिंग के तहत जिन राशि का प्रयोग करती हैं उसमें टैक्स लाभ मिलता है इन्हें। इन्हें कर लाभ प्राप्त होता है, लेकिन एनबीएफसी को नहीं मिलता। इस प्रकार देखा जाए बैंक और एनबीएफसी में अंतर है, क्योंकि बैंक 1949 के अधिनियम के तहत संचालित होती है, जबकि एनबीएफसी 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत संचालित होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बैंक अचल संपत्ति, कृषि और उद्योग में उधार दे सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी को कोई अधिकार नहीं है। एनबीएफसी केवल शेयर, डिवेंचर के लिए उधार दे सकती हैं। तीसरी बात, बैंक डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है, ऐसे चेक भी जारी कर सकता है जिसे उस बैंक में कैश किया जा सके, पर एनबीएफसी को कोई ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त है। चौथी बात, बैंक को सरफेसी अधिनियम के तहत ऋणों की वसूली करने का अधिकार है, लेकिन एनबीएफसी को कोई अधिकार नहीं है। पांचवी बात, जब बैंक एनपीए में चला जाता है या बैंक का पैसा एनपीए में डाल दिया गया, तो उसकी पूर्ति के लिए बैंक प्रोविजनिंग के तहत जिस राशि का प्रयोग करता है उस पर कर लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन एनबीएफसी को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार देखा जाए एनबीएफसी और बैंक में अंतर है, दोनों एक नहीं हो सकती। बेशक एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जहां जमा स्वीकार करने की बात की गई वहां आरबीआई के नियंत्रण भी रहता है। समांतर देखा जाए, यदि एनबीएफसी से प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते एनबीएफसी से? ध्यान देना,
सत्य है। फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो, सभी एनबीएफसी आरबीआई से नियंत्रित होते हैं। हम सेकंड की बात करें, एनबीएफसी की हम बात करें, एनबीएफसी एक पूर्ण बैंक की भूमिका निभाते हैं। हम तीसरी चीज बात करें, कृषि विकास के लिए एनबीएफसी का सहयोग कारगर कदम हो सकता है। हम पांचवी चीज बात करें, ध्यान देना कि जो एनबीएफसी स्वयं ब्याज दर निर्धारित कर सकती है। ध्यान सुनना इस बात को, सभी एनबीएफसी आरबीआई से नियंत्रित होते हैं। यह सेंटेंस गलत है कि सही है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। हम लोग बात कर चुके थे, अनेक ऐसे एनबीएफसी है जिस पर आरबीआई के नियंत्रण नहीं है। जैसे वेंचर कैपिटल और मर्चेंट बैंक की बात करें, यह सेबी के अधीन रजिस्टर्ड होती है और रेगुलेट होती है। चिट फंड कंपनी की बात करें हम लोग, या 1982 के चिट फंड एक्ट के तहत रेगुलेट होती है और रजिस्टर्ड होती है। और सेंटेंस क्या है? सभी एनबीएफसी आरबीआई से नियंत्रित होती हैं। ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि चिट फंड कंपनी, वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब के सब एनबीएफसी में आती हैं। दूसरी, एनबीएफसी एक पूर्ण बैंक की भूमिका निभाते हैं। यह सेंटेंस तो अपने आप एक गलत हो गया, क्योंकि एनबीएफसी बैंक में अंतर है। बैंक 1949 के अधिनियम से, बैंकिंग अधिनियम से संचालित होते हैं, जबकि एनबीएफसी कंपनी अधिनियम से संचालित होती है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है, जबकि एनबीएफसी नहीं कर सकता। तो पूर्ण बैंक की तरह भूमिका नहीं निभाती, बल्कि बैंक के सहयोगी की भूमिका निभाती है। यह सेंटेंस गलत हो गया। तीसरी चीज, कृषि विकास के लिए एनबीएफसी का सहयोग एक कारगर कदम हो सकता है। सहयोग कारगर कदम। अब एक चीज बताओ, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं, यह सेंटेंस क्यों गलत है? कि कृषि, उद्योग और अचल संपत्ति के विकास में एनबीएफसी उधार नहीं दे सकता। जब कृषि के क्षेत्र में उधार देने की अनुमति एनबीएफसी को है ही नहीं, तो कारगर कदम कैसे होगा? अगली चीज, एनबीएफसी स्वयं ब्याज दर निर्धारित कर सकती हैं। ध्यान दो, आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर एनबीएफसी को देना होता है। इसका मतलब है ये नहीं कर सकती। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान दो इस बात को। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, निम्न में से सत्य है फर्स्ट, सभी एनबीएफसी को जमा स्वीकार करने के लिए
रजिस्टर्ड होने के लिए 2 करोड़ रुपए नेट ओन्ड फंड आवश्यक है। नेट नेट निजी संपत्ति आवश्यक है। यह स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी चीज देखो आप, एनबीएफसी द्वारा प्राप्त लाभ कर के दायरे में आता है। प्रत्येक एनबीएफसी को टैक्स तो चुकाना ही पड़ता है, हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। तीसरी चीज, एनबीएफसी सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की वसूली कर सकती है। ध्यान देने इस बात को, एनबीएफसी प्राप्त लाभ कर के दायरे में आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एनबीएफसी सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण की वसूली कर सकती है, यह सेंटेंस तो गलत है। बैंक एनबीएफसी में यही अंतर है। बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत अपने ऋणों की वसूली कर सकती हैं, लेकिन एनबीएफसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यह प्रश्न गलत होगा तो मुझे लगता है कि हानिकारक हो जाएगा। अब एक प्रश्न अक्सर देखा होगा आपने, हम जो बैंक की बात करते हैं, बैंक की जब बात करते हैं तो देखा जाए प्रत्येक बैंक को CRR SLR कोटा पूरा करना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, देखो कहानी कैसे होती है। मान लो एक बैंक है, ध्यान देना इस बात को, एक बैंक है, एक व्यक्ति गया मोहन। अब मोहन ने क्या किया, इस बैंक के पास, बैंक मान लो SBI है, मान लो SBI है, इस मोहन ने क्या किया, SBI के पास 10 लाख रुपया जमा कर दिया 5 वर्ष के लिए। अब SBI क्या करेगी, एक कस्टमर ढूंढेगी, क्योंकि इसको तो बिजनेस करना है। पता चला उसने ए नामक कस्टमर ढूंढ लिया, और ए नामक कस्टमर को 5 लाख रुपया चाहिए। अभी 5 लाख रुपया बच रहा है, तो बी नामक कस्टमर से ढूंढ लिया, उसको भी 5 लाख रुपया चाहिए। तो इस मोहन ने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ये SBI इनको 5-5 लाख रुपया बांट देगी। बांट दिया, पर अचानक क्या हुआ कि मोहन अपना पैसा लेने आ गया। आज जो पैसा लेने आया, बैंक के पास तो है ही नहीं, क्योंकि बैंक तो ये पैसा इन 2 कस्टमर को दे चुका है ब्याज कमाने के लिए। तो जब ये व्यक्ति इस SBI के पास आएगा, भाई मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, तो SBI कहेगी भाई रुको, तुम कल आना। अब ये SBI क्या होगी, मार्केट में चली जाएगी। जब SBI मार्केट में जाएगी, ताकि मार्केट से पैसा लेके इसको उधार दे सके, क्योंकि बैंक की साख क्रेडिट का सवाल है। तो ये बैंक जिस मार्केट में जाती है उधार लेने के लिए, उस मार्केट को कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी, हम मार्केट की बात करें, आखिर कॉल मनी मार्केट होता क्या है। यदि हम कॉल मनी मार्केट की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ये जो कॉल मनी मार्केट है, यह अत्यंत
अल्प अवधि का फंड बाजार है जहां बिना प्रतिभूति के उधार लेना देना होता है। उधार की जो अवधि होती है, एक दिन से लेकर 14 दिन तक होती है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये जो कॉल मनी मार्केट है, यह अत्यंत अल्प अवधि का फंड बाजार है। अवधि कितनी है? एक दिन से लेकर 14 दिन तक, और बिना सिक्योरिटी के, बिना प्रतिभूत के, सिक्योरिटी के उधार लेना या देना होता है। अब ध्यान देना इस बात को। प्रश्न ये उठा, इस बाजार में काम कौन करता है? तो इस बाजार में जो संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उधार लेने देने दोनों का काम करती हैं, और कुछ ऐसी संस्थाएं जो केवल और केवल उधार देने का काम करती हैं। तो हमेशा ध्यान दो, कुछ संस्था काम करती हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर अन्य व्यावसायिक बैंक, दूसरी चीज सहकारी बैंक, और प्राथमिक डीलर्स। अब ध्यान देना, कुछ संस्थाएं केवल उधार देने का काम करती हैं। देने का काम करती हैं, जैसे जीआईसी, एलआईसी, नाबार्ड और सेबी द्वारा समर्थित म्यूचुअल फंड की बात करें हम लोग। ध्यान देना इस बात को, यह जो कॉल मनी मार्केट है, यह अत्यंत अल्प अवधि का फंड बाजार है जहां बिना प्रतिभूत के उधार लेना या देना होता है। कॉल मनी मार्केट उधार की अवधि 1 से लेकर 14 दिन होती है। इसमें दो तरह की संस्थाएं होती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो उधार लेने और देने दोनों का काम करती हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर अन्य व्यावसायिक बैंक। दूसरी चीज कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी डीलर्स, ये जो है उधार लेने देने दोनों का काम करती हैं। दूसरी चीज, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केवल उधार देने का काम करती हैं, जीआईसी, एलआईसी, नाबार्ड और सेबी द्वारा समर्थित म्यूचुअल फंड। अब इनकी कहानी सुनो आप। होता क्या है, मान लिया जाए एक बैंक एसबीआई है। हम लोग सीआरआर पढ़ चुके हैं, एसएलआर पढ़ चुके हैं। सीआरआर की एक सीमा है, एसएलआर की एक सीमा है। पता यह चला कि बैंक एसबीआई उस सीमा से नीचे है, तो सीमा को पूरा तो करना ही करना है और तत्काल पैसे चाहिए। या कुछ लोगों ने एसबीआई के पास पैसा जमा कर दिया है और अचानक पैसा लेने चले आए, और एसबीआई ने क्या किया, उन्हीं के पैसे को दूसरों को उधार दे दिया। अब एसबीआई के पास पैसा है ही नहीं, तो एसबीआई क्या करेगी, चली जाएगी कॉल मनी मार्केट में। ये जो कॉल मनी मार्केट में जाएगी, कॉल मनी मार्केट में जो जाएगी, हमेशा ध्यान दो,
ताकि तात्कालिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो कॉल मनी मार्केट का अर्थ क्या है? जितने भी बैंक हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके तात्कालिक फंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट का विचार आया। और यह अत्यंत अल्प अवधि का फंड बाजार है। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 1 से 14 दिन तक। हमेशा ध्यान दो, मैंने इसमें कुछ संस्थाएं जो केवल उधार लेने और देने दोनों का काम करती हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर सारे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राथमिक डीलर्स। कुछ संस्थाएं केवल उधार देने का काम करती हैं। ये क्यों करती है? एक चीज ध्यान दो, मान लिया जाए LIC या GIC का नाम सुना होगा आपने। LIC के पास बहुत सारा पैसा है, कोई म्यूचुअल फंड उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, वो बाजार में निवेश करना चाहती है, पर बाजार का माहौल सही नहीं है। तो क्या करेगी? उनके पास पैसा तो फंसा हुआ है। जैसे मान लेता हूं मैं LIC हूं, मैं बाजार में पैसा लगाना चाहता हूं ताकि प्रॉफिट कमाऊं, पर दुर्भाग्य क्या है, मार्केट में माहौल अच्छा नहीं है, तो मैं वेट करूंगा, पर मेरे पास जो पैसा उस पर मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? कॉल मनी मार्केट में चला जाऊंगा और कहूंगा भाई मेरे पास पैसा है, कोई अधिकतम 14 दिन के लिए पैसा मुझसे ले ले, बिजनेस करे, फिर मुझे पैसा वापस कर देगा। अब देखो, तो जो ये सारे के सारे GIC, LIC, नाबार्ड यही काम करते हैं। वो कॉल मनी मार्केट में चले जाते हैं, उधार देते हैं। इनको क्या लाभ होता है कि किसी संस्था को 14 दिन के लिए दे दिया, कुछ तो ब्याज मिलेगा, आखिर वो पैसा तो उनके पास पड़ा हुआ है। 14 दिन बाद मार्केट ऊपर उठेगा तो ये लोग क्या करेंगे? उसी पैसे को बाजार में लगा देंगे। उसके पहले कॉल मनी मार्केट में पैसा लगा करके लाभ ले लेते हैं। ध्यान दो, इसी कहते हैं कॉल मनी मार्केट। लेकिन ये जो मार्केट है, इस मार्केट में बहुत सारी उग्रता होती है। इस उग्रता को नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाएं काम करती हैं। एक तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया और दूसरा STCI की बात करें। ये दो संस्थाएं काम करती हैं। कॉल मनी मार्केट में बहुत ही ज्यादा उग्रता, ब्याज दर बहुत तेजी से बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट का तेजी से बढ़ना, इसको कहते हैं उग्रता, रेडिकल, उग्र हो जाना। इस उग्रता को नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाएं काम करती हैं, DFHI, STCI। इसका पूरा नाम है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसका जो पूरा नाम है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एक चीज ध्यान दो, बाघुल समिति की संस्तुति के आधार पर इसका गठन हुआ था। एक बाघुल कमेटी है, इसका गठन हुआ था। इस कमेटी ने इसके गठन के संबंध में सुझाव दिया था और इस कमेटी के सुझाव के आधार पर DFHI का गठन किया गया। अब एक चीज, ये जो DFHI है, यह बैंक दोनों के लिए यह तरलता की व्यवस्था करती है। ध्यान दो, बाघुल समिति के सुझाव पर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का गठन किया गया। बाघुल समिति ने इसके संबंध में सुझाव दिया था। RBI ने इसका गठन किया, RBI ने गठन किया था, सरकार नहीं, RBI। इसका मतलब है गठन RBI द्वारा हुआ था। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का गठन, यह
बैंक और गैर बैंक दोनों के लिए पैसे की व्यवस्था करता है। अब ये क्यों करता है? ध्यान सुनना इस बात को। पता चला काल मनी मार्केट में बहुत सारे बैंक चले गए उधार लेने के लिए, बहुत सारे। अब इनके पास पैसे की कमी हो गई। पता चला उधार देने वाले कम लोग हैं, उधार लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो समस्या खड़ी होगी, तो ब्याज दर तो बढ़ेगा ही। ध्यान दो, उधार देने वाले कम लोग हैं, उधार लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो ब्याज दर में वृद्धि होगी। जो ब्याज दर में वृद्धि होती है उसे कहा जाता उग्रता। उसे कंट्रोल करने के लिए दो संस्थाओं का गठन हुआ, DFHI, STCI। इसका गठन आरबीआई ने किया था, इसका भी गठन आरबीआई ने किया था। बाहुल समिति ने सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य क्या है? तरलता की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना। इसका मतलब है काल मनी मार्केट में समस्याओं का समाधान करने के लिए दो संस्थाएं काम करती हैं। और जो STCI है, सिक्योरिटीज की बात करें ना, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग, STCI की बात करें हम लोग, इसको ध्यान देना इस बात को। ये क्या करता है? सरकारी प्रतिभूति या सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार में यह सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हमेशा ध्यान दो, ये जो STCI है, सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूति के लिए द्वितीयक बाजार के विकास में इसकी भूमिका होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसकी चर्चा चलकर हम लोग आगे करेंगे। हमेशा ध्यान देना इस बात को। यह आपका काल मनी मार्केट, ध्यान देना। इसका मतलब क्या होता है? कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? जब बैंक को अचानक पैसे की जरूरत होती है तो सारे के सारे बैंक कॉल मनी मार्केट में चले जाते हैं, और उस कॉल मनी मार्केट में अपनी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये इसे कहते हैं कॉल मनी मार्केट। अब सोचो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी चर्चा आपने सुना। कोर बैंकिंग शब्द है। कोर बैंकिंग का मतलब सारे बैंक को आपस में जोड़ दो, एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक से सुविधा ले सके। फॉर एग्जाम्पल PNB, SBI, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक, सब बैंक आपस में जुड़ गए हैं। SBI के कस्टमर गया और वह, यह कहा जाता है कि HDFC बैंक या PNB के ATM से पैसा निकाल ले, इसे कहते हैं कोर बैंकिंग। हमेशा जानो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी चर्चा बार बार होगी। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने क्या कहा, PNB, SBI, HDFC, ये सारे बैंक आपस में जुड़े हैं, और PNB का जो कस्टमर है वह SBI के ATM से पैसा निकाल ले। मतलब एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक के ATM का लाभ ले सके, उसे कहते हैं कोर बैंकिंग।
अर्थात किसी भी बैंक की शाखा में व्यवहार कर सके वो, इसे कहते हैं कोर बैंकिंग। यही पे एक शब्द है व्हाइट लेबल एटीएम की बात करें हम लोग। आपने एटीएम का नाम सुना होगा, एटीएम। आपने एटीएम का नाम सुना होगा। समांतर जो एटीएम है, संचालन बैंक करता है। इसका जो संचालन है वो बैंक करता है, एटीएम का संचालन। लेकिन एटीएम के साथ व्हाइट लेवल का एटीएम होता है। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग कंपनी का अधिनियम हो। जब एटीएम नॉन बैंकिंग कंपनी के स्वामित्व में हो, नॉन बैंकिंग कंपनी के स्वामित्व में हो, तो उसे कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम की हम बात करें। इस प्रकार हम लोग ये देखें कि वस्तुतः अब तक मैंने बैंक में देखा, बैंक क्या, मौद्रिक नीति क्या है, कैसे वो साख को निर्धारित करती है बैंक। फिर उसके बाद में ये देखा कि आखिर ये एनबीएफसी क्या होती है, कॉल मनी मार्केट क्या होती है, एनपीएच क्या है, एनपीएच क्यों बढ़ रहा है, बैंक उधार देता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर हम बातें करेंगे स्मॉल बैंक, हम पेमेंट बैंक की बात करेंगे। थैंक यू।